महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव चंद ही महीनों में यहाँ पर ऐलान होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, वो सियासी उठापटक वाकई यहाँ पर चिंताजनक विषय है। चिंताजनक विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए, चिंताजनक विषय महायुति गठबंधन के लिए, चिंताजनक विषय उद्धव बाला साहब ठाकरे की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए, चिंताजनक विषय अजीत पवार के एनसीपी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक बार प्रकाश डालते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मजे सियासी संग्राम की विश्लेषण पूर्वक यहाँ पर चर्चा करें। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत नसीब हुई, कांग्रेस पार्टी ने 13 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया। एनसीपी अजीत पवार गुट के हिस्से महज 1 लोकसभा की सीट आई। एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने कमाल करते हुए 8 लोकसभा सीटें जीत ली। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटों पर बाजी मार ली और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें नसीब। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी। हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरीके से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से महाराष्ट्र की राजनीतिक परचम लहराती हुई नजर आ रही थी, 2024 में वो जादू नहीं चल पाया क्योंकि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चर्चा करें तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग अब चुनाव के नजदीक आने से तेज होती नजर आ रही है। मराठा आरक्षण के साथ साथ यहाँ चर्चाएं ये भी है कि आने वाले वक्त में किसे मुख्यमंत्री का चेहरा दोनों यहाँ पर गठबंधन घोषित करते हुए नजर आएंगे। इंडिया अलायंस की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ये निर्धारित करें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं उनके फैसले का समर्थन करूंगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन तीनों यहाँ पर दलों के बीच ये सस्पेंस बना हुआ है कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, कितनी सीटों पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके और मुख्यमंत्री का समर्थन देने के लिए तैयार हो। चुनौती बड़ी। अजीत पवार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे ने तो शिवसेना से बगावत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर की थी। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस को जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जिम्मा दिया हुआ, उनको फिर से एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए। लिहाजा लड़ाई काफी तेज और तीव्र होती हुई नजर आ रही है। तीव्र इसलिए होती हुई नजर आ रही है कि सहयोगी दल बीजेपी की कार्यशैली से अपने आप को खुश नहीं बता रहे। अजीत पवार की चर्चा सबसे पहले करते हैं। अजीत पवार ने पिछले दिनों एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बारामती लोकसभा सीट से मैंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ी भूल की। उन्होंने कहा कि राजनीति को पारिवारिक रिश्तों में नहीं आने देना चाहिए और इसीलिए मुझे उस चीज का पश्चाताप है। सुप्रिया सुले चचेरी बहन और चचेरी बहन ने चुनाव जीतकर संसद का रुख कर लिया है, जबकि अजीत पवार की पार्टी के पास जो उन्होंने बगावत की थी, निर्वाचन आयोग में दावा करके शरद पवार से नाम निशान जो है अपने कब्जे में कर लिया था, वही अजीत पवार लड़खड़ाते हुए नजर आए। फिर से यहाँ पर उनके तमाम सहयोगी जो उस वक्त सरकार में शामिल हुए थे, वो शरद पवार गुट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव लड़ेगा और जीत दर्ज करेगा। लेकिन अजीत पवार को लेकर भी अब लगातार यही सियासी अटकलें जारी है कि अजीत पवार भी क्या बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से चाचा की शरण में जाने वाले, फिर से यहाँ शरद पवार के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एकनाथ शिंदे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे खुद महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से आते हैं। मराठा समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में 30% से अधिक। मराठा समुदाय ये मांग कर रहा है कि उनको 16% आरक्षण दिया जाए। 16% आरक्षण
पिछले दिनों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने देने का प्रावधान बनाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों प्रावधानों को यहाँ पर निरस्त करते हुए गैर संवैधानिक बता दिया था और साफ तौर पर ये कहा था कि 51% से अधिक आरक्षण गैर संवैधानिक है, संविधान की ये श्रेणी में नहीं आता है, नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। इसके साथ साथ वर्ष 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार में भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में यहाँ मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का एक अध्यादेश पारित हुआ था, लेकिन वो अध्यादेश भी वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर खारिज हो गया था। 80 से 85 सीटें महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय का जिन पर प्रतिनिधित्व है वो निर्णायक भूमिका में साबित होती है। 288 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद है और उसी आधार पर रणनीतियां तैयार करने के लिए इन यहाँ पर दलों को जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन ओबीसी आरक्षण के कोटे से मराठा समुदाय को आरक्षण देना ये कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के लिए एक आघात पहुंचा देने वाला फैसला होगा। छगन भुजबल जो कि यहाँ पर अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। ओबीसी समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में 40% से अधिक है। ऐसे में आरक्षण की जंग में क्या अब गठबंधन टूटते हुए नजर आएंगे और क्या इस गठबंधन का जो टूटना है ये वाकई इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बड़े सवाल के बीच यहाँ पर चुनौती ये भी बनी हुई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में ये बीजेपी के सहयोगी दल चुनाव के दौरान उनका सहयोग कर पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस पर पिछले दिनों अनिल देशमुख जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, गृह मंत्री की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई। मेरे को उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के खिलाफ झूठे एफिडेविट देने के लिए ऑफर दिया गया और मैंने उन ऑफर को ठुकरा दिया। महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो खरीद फरोख्त की सरकार है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है। नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये दावा है कि बड़ी जीत के साथ कांग्रेस अपने सहयोगियों को लेकर के यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है, हम के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी तमाम यहाँ पर राजनीतिक रणनीतियां बनाएंगे। यानी कि साफ तौर पर मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग एक तरफ बीजेपी सरकार के लिए, यही कहे कि एनडीए सरकार के लिए गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय न दिए जाने के कारण भी लगातार यहाँ पर विरोधी बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका हश्र ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके की सियासी रणनीतियां तैयार की जाती हैं, किस तरीके का माहौल तैयार होता हुआ नजर आता है, किस तरीके से सीट शेयरिंग तय की जाती है। क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी हाईकमान के नेताओं में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अजीत पवार की दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में बैठक होने के बाद अजीत पवार की तरफ से ये कहा गया कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के दौरान यहाँ पर तमाम जो सहयोगी दल हैं वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। 80 से 85 विधानसभा सीटों की मांग की जाती। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के इस मांग पर संतुष्ट होती हुई, सहमत होती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा कदम उठाएगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनको झटका लगता हुआ नजर आए? क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को महाराष्ट्र में लंबे वक्त से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में आगामी वक्त की राजनीति को साधना यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती क्या यहाँ पर रंग ला पाती है। क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है
कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के मुख्यमंत्री का चेहरा निर्धारित करें, वो उनका समर्थन करेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि विचारधारा की लड़ाई के आधार पर देखा जाए तो शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के विपरीत खड़ी हुई नजर आती हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों को साधने के लिए क्या ये दल एक दूसरे के साथ आएंगे? और यदि एक दूसरे के साथ आते हैं तो वाकई में बड़ा यहाँ पर सियासी खेल देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है यदि एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट फिर से अपने पुराने दलों का रुख कर जाते हैं। अब आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ मानना है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।